जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 9th के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। राजनीति विज्ञान की क्लास के अंदर और सामाजिक विज्ञान के अंदर आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रपति। भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 53, 53, 54, 55 यह सब चीजें राष्ट्रपति से संबंधित है। और भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी स्थिति भारत में क्या है इसके बारे में थोड़ी देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत जो देश है उसके दो प्रधान व्यक्ति होते हैं। अब दो प्रधान व्यक्ति कैसे होते हैं? एक तो होता है वैधानिक प्रधान, कानूनन प्रधान, संवैधानिक प्रधान। वैधानिक या संवैधानिक। एक होता है वास्तविक। अब देखिएगा वैधानिक और वास्तविक भारत के अंदर भारतीय संविधान की धारा 53, भारतीय संविधान की धारा 53 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्ट 53 अर्थात भारतीय संविधान की धारा 53 कहती है कि भारत के अंदर जो है राष्ट्रपति एक वैधानिक प्रधान होगा। तो वैधानिक प्रधान या संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है भारत। और वास्तविक प्रधान जो है वो आपका है प्रधानमंत्री। अब आप कहोगे साहब वैधानिक में और वास्तविक में क्या अंतर है? तो सबसे पहले बात यह है कि एक तो जैसे हमारा घर है, हमारे घर में मम्मी और पापा होते हैं, तो परंपरागत हम देख लेते हैं कि परंपरा के अनुसार या कानून के अनुसार कह दीजिए, परंपरा के अनुसार कह दीजिएगा, हमारा घर का जो प्रधान होता है वो होता है हमारे पिताजी। लेकिन वास्तविक जो प्रधान है हमारे घर में वो होती है माँ। तो यहां पर भी स्थिति यही है कि वैधानिक या संवैधानिक या प्रधान जो होगा वो होगा राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान जो है वो है प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की धारा 53 के अनुसार संवैधानिक या वैधानिक प्रधान तो होगा राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान जो होगा वो होगा आपके प्रधानमंत्री। अब आगे कुछ बातें करते हैं। सबसे पहली बात है धारा 52 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 52, भारतीय संविधान की धारा 52 कहती है कि भारत के अंदर कार्यपालिका होगी और कार्यपालिका का प्रधान होगा राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत में एक कार्यपालिका होगी और कार्यपालिका का प्रधान होगा राष्ट्रपति। इसके बाद में आगे बात देखते हैं कि भारतीय संविधान की धारा 53, भारतीय संविधान की धारा 53 कहती है कि भारत के अंदर जो कार्यपालिका है, यह कार्यपालिका जो है, इस कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी या राष्ट्रपति में होगी। धारा 53 कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें होगी? राष्ट्रपति में। यानी कि कार्यपालिका के जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होंगे। राष्ट्रपति या तो अपने माध्यम से या अपने सहयोगी गणों के माध्यम से इस कार्यपालिका के कार्यों को संपूर्ण करता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो भारत का है, यह राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो भारतीय संविधान की धारा 54 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। क्या है? निर्वाचक मंडल। अर्थात सीधी बात यह है कि भारत एक गणतंत्र है। हमने भारत को हमेशा गणतंत्रात्मक जो है रूप में देखा है और गणतंत्रात्मक है। तो भारत गणतंत्र है
भारत गणतंत्र है, लोकतंत्र है भारत के अंदर, क्यों है? तो इस क्यों का जवाब यही है कि भारत का जो प्रधान है, जो प्रधान संवैधानिक या वैधानिक जो प्रधान व्यक्ति है जिसका नाम है राष्ट्रपति, और वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति का क्या होता है, भारत के अंदर निर्वाचन होता है, चुना जाता है। यानी कि हमने सीधा कहा है कि भारत गणतंत्र है। गण का मतलब लोकतंत्र का मतलब शासन, जनता का शासन है। अब भारत के अंदर जनता का शासन कैसे है कि भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रधान व्यक्ति का चुनाव होता है, तो चुनाव होने के कारण जनता ने उसका चुनाव किया, तो जनता का शासन हुआ। अर्थात सीधी बात यह है कि भारत गणतंत्र है क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। सीधी सीधी बात ये आपसे पूछा जा सकता है, हम कहीं बाहर जाए, विदेश जाए, नेपाल जाए, मुंबई जाए, कोलकाता जाए या लंदन, ब्रिटेन, कहीं पर भी हम जाए और हमें पूछ ले कि आपका भारत गणतंत्र है, कैसे, क्या कारण है इसका? तो इसका उत्तर एक लाइन में कि भारत के प्रधान जो व्यक्ति हैं, वैधानिक प्रधान व्यक्ति हैं जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, और इस राष्ट्रपति का चुनाव होता है और चुनाव भी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस कारण से जनता ने उसको चुना, इसलिए हमारा जनतंत्र है हमारे भारत में, लोकतंत्र है हमारे भारत में, गणतंत्र है हमारे भारत। चलिए ये तो बात हुई। आपको पूछ रहे भारत गणतंत्र है क्यों? क्योंकि भारत के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन जनता द्वारा होता है, वो भी कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है भाई। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे कि धारा 54 के अंदर भारत का राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, अर्थात जो चुना राष्ट्रपति को जो चुनेंगे वो कौन कौन से व्यक्ति होंगे? नंबर 1, भारत के अंदर जो राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे वो निर्वाचक मंडल किस किस से मिलकर के बनेगा? तो पहला है संसद। संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व्यक्ति, कौन से व्यक्ति? निर्वाचित, जिनका जनता द्वारा चुनाव हुआ है। अब लोकसभा में कितने व्यक्तियों का निर्वाचन होता है? हमने देखा है 543 व्यक्तियों का। अब 543 व्यक्ति भी कौन से हैं? 530 व्यक्ति तो होते हैं राज्यों से और 13 व्यक्ति जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से। इसके बाद में राज्यसभा के अंदर जो टोटल 245 व्यक्ति होते हैं और ये 245 व्यक्तियों में से 12 सदस्यीय तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, पीछे बचते हैं 233 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 233 व्यक्ति। तो ये 233 व्यक्ति जो निर्वाचित हैं ये इसके अंदर सम्मिलित होंगे राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। अब 233 में भी क्या है? आपके ये जो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर के आते हैं। तो पहले तो बात हुई संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, वो नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा है विधानसभा। विधानसभाओं, राजस्थान के, भारत के अंदर जितने भी सभी विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, वो भी चुने हुए सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और नंबर 3 संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश, अब संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दिल्ली, पुदुचेरी या पांडिचेरी कह दीजिएगा, और जम्मू कश्मीर। इनके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे या निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे। तो धारा 54 कहती है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इसके बाद में धारा 55, भारतीय संविधान की धारा 55। धारा 55 के अंदर
राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो एक प्रणाली है और इस प्रणाली का नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। पूरा नाम ध्यान रखना है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये इस प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब ये प्रणाली कैसी है तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि संसद के जो सदस्य हैं जिनको हम सांसद कहते हैं, क्या कहते हैं? सांसद, मतलब इनको कहते हैं एमपी। एमपी का मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के मंत्री। दूसरे हैं आपके विधानसभा के सदस्य जिनको विधायक कहते हैं, विधायक। और विधायक के फुल फॉर्म है एमएलए। तो ये एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, निर्वाचित होते हैं, इनका भी अपना मत होता है। और संघ शासित प्रदेश के जो सांसद होते हैं वो भी, या विधायक होते हैं, वो भी इसके चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखिए, संसद के सदस्यों का मत, यानी कि यहाँ पर एक आदमी एक वोट नहीं दे रहा, एक व्यक्ति के पास में कितने भी मत होते हैं। जैसे मैं आपको सीधी साधारण भाषा में आपको बता दूं, जैसे मैं बात कर लूं कि जैसे राष्ट्रपति पद के लिए 4 व्यक्ति का नामांकन हुआ है, मतलब एक राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उसके लिए 4 व्यक्ति ने फॉर्म भरा है, 4 व्यक्ति। जैसे ए, बी, सी और डी। ए फॉर मान लीजिए अचला राम, बी फॉर बलवंत, सी फॉर चंद्र प्रकाश और डी फॉर देवेंद्र। ये 4 व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। अब देखिएगा, अब इनका क्या है कि वरीयता क्रम होती है, वरीयता क्रम 1, वरीयता क्रम 2, वरीयता क्रम 3, वरीयता क्रम 4। अब कैसे क्या होता है, ये सभी लंबा चौड़ा मामला है, तो मैं आपको साधारण भाषा में बता दूं कि ये सभी व्यक्ति, जैसे सांसद है, इसके अंदर एक सांसद के पास में कितना मत होता है तो देखते हैं कि सांसद का मत मूल्य मतलब एक सांसद के पास में कितने मत हैं। तो सीधी बात है कि समस्त मत मूल्य का योग, समस्त मत मूल्य का योग बट्टा समस्त मत मूल्य का योग बटा निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000। तो ये जब हम समस्त मत मूल्य, मान लीजिए समस्त मत मूल्य आया है 5000 और आपके निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 5, तो हम इसके अंदर इसका भाग लगाएंगे तो आएगा 1000। मतलब मान लीजिए ये 10,000 है और यहां पर आएगा 5 लिख देते हैं, तो यहां पर आ गया आपके 2000। कितने आ गया? 2000 आ गया। अब 2000 के अंदर 1000 का भाग लगाएंगे तो आएगा 2, मतलब एक व्यक्ति के पास में कितने मत होंगे? 2। तो इस प्रकार से ये इसका मत मूल्य निकाला जाता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं विधायक का मत मूल्य। तो विधायक का मत मूल्य का मतलब है कि विधायक का मत मूल्य का सूत्र होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटा निर्वाचित व्यक्तियों की संख्या, निर्वाचित विधायकों की संख्या भाग 1000। यह इस प्रकार से, तो एक विधायक का मत मूल्य आ जाएगा। अब ये तो बात हुई आपके कि मान लो भाई राजस्थान के अंदर मान लो आपके 1 लाख लोग हैं और यहाँ पर जो है 10 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। मान लीजिए 10,000 आ गए और 10,000 के अंदर 1000 का भाग देंगे तो एक व्यक्ति के पास में कितने मत आ जाएंगे? 10 मत आ जाएंगे। तो
तो सीधी सीधी बात है कि सांसदों के पास में 729 मत होते हैं, विधायकों के पास में 228-27 मत होते हैं। तो ये अपना मत, जैसे एक व्यक्ति के पास में मान लो एक व्यक्ति है, जैसे एक विधायक है जिसके पास में 200 मत है, उसके पास में 200 मत है, तो वो 200 मत इसको भी दे सकता है, या ऐसा करेगा तो वो 50 इसको दे देगा, 50 इसको दे देगा, 50 इसको दे देगा और 50 इसको दे देगा। तो इस प्रकार से वो अपने डिवाइड भी कर सकता है, एक साथ भी दे सकता है, और जो है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में भी वो बांट सकता है। तो इस प्रकार से उसका मतों का मूल्य होता है। अब आती है बात न्यूनतम कोटे की, कि किस प्रकार से चुनाव जीता जाता है। तो न्यूनतम कोटा यानी कि हर राष्ट्रपति कैंडिडेट को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ता है। न्यूनतम कोटे का सूत्र होता है कुल डाले गए मत बटा 2 + 1। मतलब मान लीजिए कुल डाले गए मत 2000 है, इसके अंदर 2 का भाग दिया तो आया आपके 1000, और 1000 में प्लस 1 जोड़ 1000। यानी कि कोई भी कैंडिडेट हो उसको कम से कम न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ता है। और पहले वरीयता क्रम में किसी एक व्यक्ति ने न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। पहले क्रम के अंदर किसी ने भी न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त किया तो द्वितीय मतगणना होती है, द्वितीय मतगणना में भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता है तो तृतीय होती है, फिर चौथी होती है। तो किसी न किसी क्रम के अंदर उसको एक व्यक्ति को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ता है। अगर वो व्यक्ति न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता है तो उस राष्ट्रपति कैंडिडेट की, जो राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए खड़ा हुआ है, उसकी जमानत जब्त हो जाती है। अब देखिए, जब राष्ट्रपति अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाता है तो वो अपने साथ में क्या क्या लेके जाता है। तो सबसे पहली बात तो है 50 तो उस व्यक्ति के प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही उसके उद्बोधक होने चाहिए, और 15,000 रुपए जो जमानत राशि के तौर पर उसको निर्वाचन विभाग के अंदर जमा करवाने पड़ते हैं। तब उसका फॉर्म अप्लाई होता है, और उसकी अगर जमानत जब्त हो गई तो फिर ये 15,000 रुपए उसके जमानत के चले जाएंगे। तो इस प्रकार से धारा 55 के तहत जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और इसके बाद में जो है धारा 56 अर्थात राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति धारा 56 के तहत है काल अवधि, मतलब राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुना जाएगा अवधि। तो हमने सामान्यतः देखा है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए। लेकिन एक चीज और भी है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाने के साथ साथ एक ही व्यक्ति 2 बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, 3 बार भी बन सकता है, और बार भी वो बन सकता है। हमारे संविधान में जो है इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं। आपसे पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कई बार? तो आपका आंसर होगा कई बार, यानी कि वो एक ही व्यक्ति कई बार जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। इसके बाद में हम लोग आगे बात करें धारा 57 और धारा 58 की। तो धारा 57 और 58 के अंदर राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं हैं, और कौन कौन सी योग्यताएं हैं इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। धारा 57 और 58 के अंदर राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं और योग्यता राष्ट्रपति की क्या क्या है, कौन सा व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य है। पहला तो भारत का नागरिक, दूसरा उसकी उम्र 35 वर्ष, तीसरा वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और चौथा वो व्यक्ति जो है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है। तो आज हमने धारा 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 पढ़ी। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का जीवन सुखी और मंगलमय हो, ऐसी हम सभी कामना करते हैं।